तो विदहोल्डिंग टैक्स चूँकि रिफंड वापस नहीं मिलता, कानूनी तौर पर तो मिलना चाहिए, डी फैक्टो नहीं मिलता। तो मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कराची प्रेस क्लब को मैंने कुछ सप्लाई किया है, उन्होंने मेरे 3% काट लिए हैं, और मैं जब अपना इनकम टैक्स फाइल करूँगा तो 3% वापस क्लेम कर सकता हूँ कि जी कराची प्रेस क्लब के 3% मुझे मेरे टैक्स में एडजस्ट कर दें। मुझे अगर 100 रुपये देने हैं तो मैं 97 दूंगा, चूँकि 3 पहले आप काट चुके हैं मेरा। लेकिन चूँकि वो एडजस्टमेंट नहीं होती है तो मैं इस 3% को एज अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट करता हूँ। जब इसको एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट करता हूँ तो मैं इसकी कीमत में शामिल कर देता हूँ। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स का कंपोनेंट है वो असल में इनडायरेक्ट बन जाता है। हालांकि कानून के तहत तो हुकूमत के बजट के हवाले से वो पोर्शन वो डायरेक्ट बताते हैं, तो वो डायरेक्ट का शेयर 40% बन जाता है और इनडायरेक्ट का 60 बन जाता है। लेकिन अगर आप ये एडजस्टमेंट कर लें तो फिर 85% 15% बन जाता है। अब एक और इशू टैक्स के साथ उसका, उसमें 2 और चीज़ें डाल दी। एक बैतुल माल डाल दिया उन्होंने, और एक पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड एक इदारा है उसको भी डाल दिया। 3 इदारे डाल दिए। तीनों इदारे के अपने इंडिपेंडेंट बजट्स हैं, लेकिन जो पॉवर्टी एलिवेशन डिवीज़न है जो नया बनाया इन्होंने, इन 3 इदारों के बजट के अलावा 5 अरब रुपया उसका बजट है। और हम पूछते रहे हैं कि यार ये 5 अरब इजाफी कहाँ से आ गया और कहाँ जा रहा है। बात वही है कि पावर डब्बों में तो जाता नहीं है। हमारी हुकूमतों ने पावर जनरेशन में तो बड़े पैसे लगाए, ये भूल गए कि इसको ट्रांसमिशन में भी पैसे लगाने होते हैं। ट्रांसमिशन हमारी कमज़ोर है, पावर जब बन जाती है हम भेज नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने एक मेरिट लिस्ट बनाई हुई है। आप में से जो लोग एग्रीकल्चर से वाकिफ़ हैं, एग्रीकल्चर में पानी की तकसीम का वाराबंदी कहते हैं, पावर में भी वाराबंदी हो रही है। वो एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, फिर जो मेरिट लिस्ट के नीचे होते हैं, हर मेरिट लिस्ट रिवाइज होती रहती है हर 3 महीने के बाद। तो नीचे हो तो उनको कहते हैं आप भी 3 महीना पावर स्टेशन का बंद कर दें, क्योंकि हम खरीद ही नहीं सकते, हमें हमारी मांग नहीं है, लेकिन पैसे उनको देते हैं। तो ये, और एक और था कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट होगी वो डॉलर में होगी। डॉलर 100 रुपया का है तो 100 रुपया देंगे, डॉलर 300 का तो 300 देंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात हुई है पिछले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, कि वो डॉलर से डीलिंग करवा दिया गया उनसे मुज़ाकरात करके, आप रुपयों में ही देंगे आप। लेकिन अभी भी कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है, जो प्लांट बंद है उनके लिए देनी पड़ रही है। ये सब्सिडी इसलिए हमारा सबसे बड़ा आइटम बन गया है। उसके बाद कर्ज़े की अदायगी है, और कर्ज़े की अदायगी के बाद और इनको सब्सिडी की पेमेंट के बाद कुछ नहीं बचता। तनख्वाहें भी अब कर्ज़ों से आ रही है। कैपेसिटी पेमेंट लाजमी क्यों? मैंने आपको पूरा वापस कर दिया, लेकिन अगर इस 1 साल में 10% अफराद ज़र रहा है तो मैं आपको 1000 रुपये वापस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 900 रुपये वापस कर रहा हूँ, क्योंकि उस 1000 रुपये की वैल्यू 900 हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से। 900 जो है वो रियल वैल्यू है उस कर्ज़े की। उस कर्ज़े की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 1000 है, लेकिन रियल वैल्यू जो है वो 900 है। तो जब ये कहते हैं कि जी जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी इतना हो गया, इतना ट्रिलियन था, इतना हो गया, तो फ़ौरन सवाल उठना चाहिए कि ये नॉमिनल है या रियल है। टैक्स में कहते हैं ना कि जी टैक्स रेवेन्यू इस क्वार्टर में बढ़ गया, तो फ़ौरन हमें ये देखना है कि उसको इन्फ्लेशन रेट से माइनस करें, तब पता चलेगा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है या कम हुआ है। मैं ओजीडीसी के बोर्ड पे था, उन्होंने बताया कि जी हमारा प्रॉफिट उस पर्टिकुलर साल में बढ़ गया, कुछ 7-7.5% इजाफा था। बड़े खुश थे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने उनसे पूछा कि
आपका जो रेवेन्यू है इस साल का, वो पिछले साल के गैस प्राइस से डिवाइड करें, पेट्रोल प्राइस से। क्योंकि आपका रेवेन्यू तो सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि आपने कीमत बढ़ा दी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी। तो ये मुनाफा जो आप दिखा रहे हैं, इसका क्रेडिट आपको तो कोई भी नहीं है। इसका मुनाफा इसलिए नहीं बढ़ा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया, लेकिन आपकी एफिशिएंसी तो वही की, बल्कि वो प्रॉफिट के बजाय लॉस हो गया था। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी कम हुई है, कीमत ज़्यादा हुई तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया। आप कहते जी हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन उसको रियल टर्म्स में अगर देखें तो एक्चुअली तो रेवेन्यू गिर गया था। तो ये नॉमिनल और रियल बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इसी तरह टैक्स में ये होता है कि इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, इंडस्ट्री से जीएसटी आता है, इंपोर्ट से कस्टम्स ड्यूटी आती है। इंपोर्ट का रेवेन्यू कस्टम्स ड्यूटी बढ़ता चला जा रहा है, जीएसटी नहीं बढ़ रहा। ऐसा क्यों हो सकता है? बात यह है कि इंपोर्ट तो डॉलर रेट पे होता है। जैसे जैसे डॉलर महंगा हुआ, ये मैं 1 लाख कलम मंगवा रहा हूँ, उस पर 100 रुपये का डॉलर है, उस हिसाब से मैं टैक्स दे रहा हूँ। लेकिन वही 1 लाख कलम मंगवा रहा हूँ और डॉलर 300 रुपये का है, तो मेरे जो इस पर कस्टम्स ड्यूटी दे रहा हूँ तो 3 गुना बढ़ गया। तो जब ये एफबीआर क्लेम करती है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, तो इसके पीछे भी जाके देखने की ज़रूरत है कि ये पहले तो अफराद ज़र निकाले इसमें से, दूसरा ये निकाले कि अगर कस्टम्स ड्यूटी से आपका रेवेन्यू बढ़ा है, वो तो इसलिए बढ़ा है कि डॉलर महंगा हो गया। अशिया तो वही आई है जो पहले आई है, शायद कम आई है। तो ये इसको इस तरह भी देखते हैं। डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट होता है, डिवैल्यूएशन से रेवेन्यू बढ़ जाता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, इम्पोर्टेड चीज़ों का। That is the opportunity cost, the cost of the opportunity lost. आप यहाँ बैठे हैं, पीछे PSL की मैच चल रही है, जो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है, देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं देख रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो हर रिसोर्स का जो यूज़ है, एवरी रिसोर्स, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो वैसे नहीं पड़ी हुई है कि जो भी इस्तेमाल कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वैसे ही पड़ी हुई है तो उसकी कीमत नहीं होगी, उठा के ले जाओ। एक वक्त था, मुझे याद है, जब हम छोटे थे, छोटे क्या, आज से 40 साल पहले की बात है, आप सब्ज़ी लेते थे ना, तो वो कोई पुदीना वुदीना बस ही डाल देता था, पैसे चार्ज नहीं करता था। अब करते हैं, अशियाओं की कीमत में ऐड कर देते हुए, ज़्यादा आलू ज़्यादा महंगा कर दिया, प्याज ज़्यादा महंगा कर दिया, लेकिन करते हैं। पार्टली कल्चरली भी करते हैं। ये कल्चर का हिस्सा बन गया है कि यार पुदीना के भी पैसे लोगे, वो भी है। छोटे शहरों में आज भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एनीवे, पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो SIFC है, ये कहती है कि हम डेजर्ट को ग्रीन करेंगे, जो बंजर ज़मीन है वहाँ काश्त करेंगे। पहली बात तो ये है कि कुदरत का अपना एक निज़ाम है, कुछ ज़मीन काश्त के काबिल है, कुछ नहीं है। कुदरत ने रेगिस्तान बनाए हैं और कुदरत ने ज़रख़े ज़मीन बनाई है। इंसान के बस की बात नहीं है कि ये बदल दें। जो ये समझते हैं कि ये बदल देंगे, वो खुदा ही दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी आपको क्या तकलीफ है, आपकी ज़मीन तो नहीं ले रहे हैं, वो ज़मीन बंजर है, किसी काम की नहीं है, हम उसी को डेवलप कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कर दें, अगर आप समझते हैं कि आप खुदाई काम कर सकते हैं, खुदा ने जो काम किया है वो आप कर सकते हैं, तो कर लें। इस बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना दें। ऑल्दो हमें पता है कि ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर बनाने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट है, उसमें जो
कॉस्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होगी। आप 1000 रुपये कॉस्ट लगाएंगे, 100 रुपये रिटर्न होगा, ये तो कोई फायदे का घाटे का सौदा है। चले उसको भी छोड़ दें, पानी कहाँ से लाएंगे? पानी हमारे पास सरप्लस नहीं है। पूरे पाकिस्तान में सूबों के दरमियान, सूबों के अंदर दो पड़ोस में के फार्मर्स हैं, उनके दरमियान पानी का झगड़ा है और पानी पे कत्ल हो जाते हैं। पानी का इतना शदीद झगड़ा है हर लेवल पे। तो उनका पानी ले लोगे तो वो कहाँ से पानी लाएगा अपनी फसल के लिए? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाटर, जो पानी आप इनसे ले लेंगे, इनकी फसल ख़राब हो जाएगी, उनकी कीमत नहीं मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पंजाब में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हाउसिंग के लिए कन्वर्ट हो रहा है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब ग्रो नहीं होंगे, फर्ज करें 500 करोड़ की गंदम अब ग्रो नहीं होगा, चूँकि वहाँ घर बन गए, वहाँ काश नहीं हो रहा, उस घर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 500 करोड़ है। So all the cost that all the value that you lose because of doing B rather than A is opportunity cost. ये हम नहीं इस पे बात करते, इस्तेमाल नहीं करते इस कॉन्सेप्ट को इस लफ्ज़ में, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल। 5000 एकड़ ज़मीन सऊदी कंपनी को बेची गई है फॉडर ग्रो करने के लिए, बरसीन मवेशी के लिए। हमारे मवेशी नहीं, उनके मवेशी। वहाँ गंदम होता था, चावल होता था, गन्ना होता था, प्याज होता था, फल होता था, पता नहीं क्या होता था, अब नहीं होगा। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो ज़मीन बेची गई, इसके कर्जे की मद में उनको वापस कर रहे हैं ऐसे ही? वो तो इट्स प्राइवेट FDI है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अपना कैपिटल लेके आए हैं। तो पाकिस्तान को आज की तारीख में इतना फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, लेकिन बाद में वो ले जाएंगे। सर ये परमानेंट है या कोई एक टाइम ड्यूरेशन है कि इस टाइम तक? अलग एग्रीमेंट तो हमने नहीं देखा है, लेकिन सेंधक के केस में हमने देखा है कि वो हर जब एक्सपायरी होती है रिन्यू हो जाता है, क्योंकि हम चाइना को मना नहीं कर सकते। ये कहाँ दी? ये नहीं, मेरे ख्याल में तो बंजर ज़मीन दी है उन्होंने। ये फैसला हुआ कि हमने डिफेंस को 3 में डिवाइड करना है। पहले 1 सेक्रेटरी था, अब 3 सेक्रेटरी है। ये सिविल सर्विस ने तो नहीं फैसला किया, ये तो कहीं और फैसला हुआ कि इसको स्प्लिट करना है। फाइनेंस को स्प्लिट कर दिया, फाइनेंस और रेवेन्यू में, ये भी फैसला कहीं और हुआ है। बहुत सारे हमारे फैसले IMF और वर्ल्ड बैंक करवाते हैं, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ते हैं। तो ये गलत है कि सिविल सर्विस कर्ज़ों के ज़िम्मेदार है। ये जो कर्ज़े हमारे बिजली की वजह से बने हैं, सर्कुलर डेट की वजह से, ये तो सियासी फैसले थे उस हुकूमत के जिसके ज़्यादातर कर्ता धर्ता गैर मुल्की बैंक से आए हुए थे। सिटी बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2000 से 2007 की जो हुकूमत थी, उसमें भरमार थी इन लोगों की। वो फैसले उन्होंने वो किए जो गैर मुल्की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया। सिविल सर्विस ने तो नहीं फैसला, सिविल सर्विस कैरी आउट किया। सिविल सर्विस का कसूर ये है कि उन्होंने जो काम कहा कर दिया, एहतजाज नहीं किया, वो करना चाहिए था। हो सकता किसी ने किया हो, हमें नहीं पता। जो जिसने एहतजाज किया वो ट्रांसफ़र हो गए तो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये होना चाहिए। आपने एक्सचेंज रेट की बात की, IMF कह रही 328 होगा। ये IMF 328 या 350 या 340 इस तरह नहीं कहती है कि जी हमारे ख्याल में ये कर दें। वो कैलकुलेट करते हैं डिमांड और सप्लाई की कैलकुलेशन। डॉलर की डिमांड और सप्लाई क्या है? डॉलर एक अशिया है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ जाएगा, कम होगी तो गिर जाएगा। डॉलर की डिमांड क्यों होती है? जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो डॉलर की डिमांड हो जाती है। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी कीमत गिर जाएगी, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो
जो IMF का है, IMF ने कैलकुलेट किया है कि आपका जो एक्चुअल रेट है एक्सचेंज का वो तो 328 है मार्केट डॉलर की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। आपने आर्टिफिशियली इसको लो रखा हुआ है, तो इसको आर्टिफिशियली लो न रखें, ये IMF का कहना है। मैंने तकरीबन 3 साल पहले कहा था, जब डॉलर 150 का भी नहीं था, मैंने कहा था कि 250 का डॉलर हो जाएगा। तो लोगों ने यकीन नहीं किया था, अब तो 250 से भी ऊपर हो गया। तो ये IMF सही कह रही है कि 3 जून तक हो जाएगा 300 से। देखिए IMF का वो तो कह मुतालबा रही है है कि इम्पोर्ट खोल दे, इसलिए वो कह रहा गवर्नमेंट नहीं खोल दिया। अगर इम्पोर्ट तो हम खोल चुके हैं, पार्शली खोली, पूरी इम्पोर्ट नहीं पूरा खोल। इम्पोर्ट तो शौकत अजीज के और मुशर्रफ के ज़माने में हमने पूरा खोल दिया। अभी हर चीज़ मंगवा सकते हैं आप डिफेंस में जमजमा चले जाएं, वहाँ पर एक सिगार बार है, वहाँ क्यूबन सिगार स्मोक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो 7 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे थे, अभी तो हम 4.5 और 5 अरब डॉलर की। इसलिए कि आपकी जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट से बंद हो गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं इम्पोर्ट कर रहे हैं, और स्टेट बैंक रुकावट क्रिएट कर रही है इम्पोर्ट करने में। लेकिन इम्पोर्ट तो अभी भी हमारी एक्सपोर्ट अगर फर्ज करें 30-31 अरब डॉलर है, तो इम्पोर्ट तो 80 अरब डॉलर है, और उसमें कमी की कोई हमें वो नहीं लग रहा। और जैसे जैसे अगर मुल्क के हालात अगर ख़राब, बैनुल अक़वामी हालात अगर ख़राब होते हैं, मसलन रेड सी की शिपिंग महंगी हो गई है, हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी महंगा हो गया है। जब कहीं जंग होती है तो जो फ्रेट होता है उस पर रिस्क इंश्योरेंस लग जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये तमाम शिपिंग पे रिस्क इंश्योरेंस लग चुका है, जो हमें भी कॉस्टली पड़ रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स में हमें कम पैसे मिलते हैं चूँकि वो रिस्क इंश्योरेंस पे करना होता है, और इम्पोर्ट महंगी हो गई है। जब ये होगा तो हमारा डॉलर इनफ्लो कम हो जाएगा। जब डॉलर इनफ्लो कम होगा तो शॉर्टेज होगी, तो शॉर्टेज होगा तो महंगा हो जाएगा। तो इस वक्त जो मार्केट रेट है वो IMF कहता है कि आपका मार्केट रेट तकरीबन 328-330 होना चाहिए। आपने आर्टिफिशियली लो रखा है, इसको न करें। रिवाइज उसके बाद होता है बजट 23-24। अभी जो बजट आएगा उसमें होगा बजट 23-24, रिवाइज 23-24 एंड देन बजट 24-25, यानी अगले साल का। अच्छा, बजट और रिवाइज में क्या फ़र्क है? बजट तो एक एस्टीमेट है। अब जो 2024-25 है, जो आने वाला फिस्कल ईयर है, जो 1 जुलाई से शुरू होगा, हमें तो नहीं पता ना कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना होगा या एक्चुअल टैक्स रिसीट्स कितनी होगी, वो एस्टीमेट है। रिवाइज ये होता है कि जो साल का मार्च अप्रैल आ जाता है ना, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे एस्टिमेट मांगती है कि टैक्स कितना जमा किया, खर्चा कितना किया। 9 महीने का फिगर इनके पास एक्चुअल आ जाता है, फिर इसको ये 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.33 का मतलब है कि मज़ीद 3 महीने का एस्टिमेट लगाते हैं इस अजम्पशन पे कि एवरेज मंथली यही होगा जो माजी 9 महीने में हुआ है। तो वो मिला के वो फिर वो फिगर लगाते हैं रिवाइज ज़्यादा करीब होता है, एक्चुअल वो भी नहीं है, ज़्यादा करीब होता है। ये बजट के अंदर आपको बजट मिलेगा, फिर रिवाइज फिगर मिलेगा, फिर अगले साल का बजट मिलेगा। आपका एक तो मोटी मोटी चीज़ें ज़ाहिर है, टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना है, कर्जों की अदायगी का कितना पैसा है, सर्कुलर डेट के लिए कितना रखा है, डिफेंस के लिए कितना रखा है, ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस दफ़ा भी GST रेट बढ़ा दिया तो ये बड़ा रिपोर्ट करने वाला आइटम है कि आप ये बढ़ा रहे हैं, इससे इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो इंडस्ट्री 100 रुपये दे रही है वो अब 0 देगी अगर बंद हो गई तो बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। वो इलास्टिसिटी वाली बात है जो हमने शुरू में इलास्टिसिटी की थी। तो और फिर ये कि आप कितना डिटेल में इसको देखना चाहते हैं। मसलन हम जब
बजट को एनालाइज करते थे तो हमें ये कहा जाता था कि जब प्राइवेटाइज कर देंगे उसकी सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। जब हमने पीछे देखा तो वो के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रहे थे। हमने पूछा यार ये के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी कहाँ से आ गई? कहने का यार वो बकाया था, हमने दे दिया, अगले साल भी आ गया। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो उसी वक्त आप देख सकते हैं जब आप थोड़ा बजट को समझ सकते हैं, बजट को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो यही है कि आप एक बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बजट, रिवाइज्ड बजट और रिवाइज जो है वो एक ही साल के हैं, 2022-23, 2022-23 या 2024-23, 23-24। अभी जो आएगा वो आएगा, जो तीसरा कॉलम होगा वो होगा बजट 24-25। आप इसको और ग्रोथ रेट का को डिवाइड करें, नंबर को डिवाइड करें। मसलन फ़र्ज़ करें टैक्स है वो 100 रुपये है रिवाइज्ड 2023-24 में, वहाँ लिखा है 200 रुपये 2024-25 में। आप उसको डिवाइड करेंगे तो 100% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। फिर आप साथ साथ देखें इन्फ्लेशन कितना है, उसको 100 में से माइनस करें तो वो फिर वो फिगर कम हो जाएगा। तो आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी ये बता रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू इतना % बढ़ेगा, लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन रेट रहा तो एक्चुअली इतना बढ़ेगा। फिर आप इसका ब्रेकअप कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप देखें कि टैक्स रेवेन्यू किस मद में आ रहा है, GST में कितना है, कस्टम्स में कितना है। और कस्टम्स में अगर बढ़ा, अगर आप देखें बजट, फ्यूचर बजट पे मैं समझता हूँ बहुत आप कमेंट नहीं कर सकते, जो बजट साल गुजरा है उस पर ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। इजाफा हुआ है कस्टम्स ड्यूटी में, लेकिन एक्सचेंज रेट में कितना फ़र्क है? अगर 40% इंक्रीज़ हुआ है कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शन में और 40% आपका डॉलर महंगा हुआ है, वो तो एक ही, इट्स द सेम, देयर इज नो इंक्रीज। इस तरह की आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। जो स्पीच होती है वो तो इंतहाई मिसलीडिंग होती है। स्पीच सुन के तो आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। और लोग, मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है कि उस स्पीच को रिपोर्ट करना है, उसकी चीज़ों को, लेकिन अगर आप बाद में कोई कॉलम लिखना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं, तो फिर उसके पीछे नंबर्स के पीछे जाके चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे एक वक्त में इसकी बड़ी, आपने सही एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नंबर्स गेम होता है, 70% इंक्रीज़ कर दिया एजुकेशन बजट। जब इस तरह के नंबर आते हैं हम सस्पिशियस हो जाते हैं। वो हुआ ये कि जो 70% इजाफा हो गया। डिफेंस का जो पेंशन है वो फाइनेंस में ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो डिफेंस में ग्रोथ नज़र नहीं आता है। फिर कहते नहीं जी देखो डिफेंस तो हम नहीं ग्रो कर रहे हैं, हम तो बड़ी बहुत तरीके से डिफेंस चला रहे हैं, वो उधर चला गया। ये जब आप नंबर्स के पीछे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये इन्होंने क्या किया है। ये ख़ास तौर पर जो बड़े नंबर्स हैं ना उसको परस्यू करने की जरूरत है। सर मैं एक